अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, उर्दू में इसको कहते हैं ग़ज़ाइयत। न्यूट्रिशन क्या है? जो भी फूड हम लोग ऑब्टेन करते हैं या हम में से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट्स। तो पहला स्टेप न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोसेस है, ठीक है। एक प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं एक ऐसा प्रोसेस है न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो खुराक हासिल करते हैं या बनाते हैं। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि ये जो खुराक इन्होंने हासिल की है या ये जो बनाई है इसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोगों को देखें, ह्यूमंस, हम खाना खाते हैं, हमारे स्टमक में जाता है, वो मजीद छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, डाइजेस्ट होता है और फिर वहां से इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है। तो वो जो ब्लड में जा रहा है, हमारा जो फूड हमारा ब्लड में जाने वाला है वो एब्जॉर्ब हो गया है, वो ब्लड का पार्ट बन गया है। इसे कहते हैं एब्जॉर्ब्ड होना। सबसे पहले न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो खुराक हासिल की जाती है या बनाई जाती है। हम लोग खुराक हासिल करते हैं जबकि पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। उसके बाद एक मरहला शुरू होता है, उस खुराक को एब्जॉर्ब किया जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको आप अपनी बॉडी का पार्ट बनाया जाए और एब्जॉर्ब करने के बाद उसे अपनी बॉडी का पार्ट बनाया जाता है। किस फॉर्म में? या तो हम उसे सिंथेटिक फॉर्म में यूज करते हैं। सिंथेटिक कहते हैं बनाना, किसी चीज को बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे सेल्स थोड़े थे, अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे सेल्स की तादाद ज्यादा हो गई है। सेल्स की तादाद ज्यादा क्यों हुई है? क्योंकि हमने फूड इनटेक किया है। हम फूड लेते हैं, उसमें से बहुत ज्यादा मटेरियल जो होता है वो यूज हो जाता है न्यू सेल्स के बनाने के लिए, सिंथेटिक पर्पस के लिए यूज हो जाता है, या फिर हम उससे एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आपको पता है एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटीपी की फॉर्म में बनती है, जो कि जिसे हम कहते हैं शॉर्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। न्यूट्रिशन जिसे हम ग़िज़ाइयत कहते हैं, ये दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खुराक को हासिल किया जाता है या बनाया जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उसको मजीद सेल्स बनाने के लिए या तो इस्तेमाल किया जाता है या फिर उससे एटीपी बनाए जाते हैं। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड व्हाट इज एटीपी? एटीपी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनर्जी सोर्स है, यहां से एनर्जी ली जाती है। तो अगर हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करें तो न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से खुराक को हासिल किया जाता है या बनाया जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उसको या तो न्यू सेल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उससे एनर्जी बनाई जाती है। इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ एक टर्म यूज होती है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बेसिकली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए हैं। सिर्फ हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ये चाहिए हैं ताकि इन्हें इस्तेमाल करके या तो वो अपने न्यू सेल्स बना सके या फिर वो एनर्जी बना सके, ठीक है। इन दोनों मकासद के लिए हमें जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स चाहिए हैं, हम उन्हें एक स्पेसिफिक नाम देते हैं न्यूट्रिएंट्स का। जैसे कि हमें कार्बन चाहिए, हमें सल्फर चाहिए, हमें फॉस्फोरस चाहिए, हमें पोटाशियम चाहिए, ठीक है। हमें इस तरह के बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स चाहिए हैं, ना सिर्फ हमें, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो ये सारे हमारी बॉडी के लिए क्या है?
ये हमें चाहिए, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए ताकि वो इनको यूज करके या तो न्यू सेल्स बना सके या उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो अब हम आ जाते हैं, एक कैटेगरी यूज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ कहते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों की टर्म्स को यहां यूज करने का क्या मकसद है। आपकी बुक के लिहाज से चलते हैं, ऑल्दो मैं ये बात पहले एक्सप्लेन ऊपर कर चुकी हूं, लेकिन फिर बता देती हूं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है फूड लेवल, जो अपनी खुराक खुद बना सकें, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद बना सकें, फॉर एग्जाम्पल ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जाहिर बात है फोटोसिंथेसिस इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस, तो जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं वो सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो इसमें कौन आ सकता है? तमाम प्लांट्स आ जाएंगे क्योंकि सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तमाम एल्गी आ जाएगी क्योंकि तमाम एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है। और इसमें आ जाएंगे सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस। तो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद बनाते हैं, लिहाजा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होना जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस किस में होती है? प्लांट्स में होती है, एल्गी में होती है, कुछ बैक्टीरिया में होती है। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे वो सारे हेट्रोट्रॉफ होंगे। हेट्रोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरों से खुराक लेते हैं। इसमें आ जाएंगे एनिमल्स, इसमें आ जाएगी जी हमारी फंजाई, इसमें आ जाएंगे प्रोटोजोन्स, कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे जो अपनी फूड खुद नहीं बनाते। ठीक है, तो हमारा जो मेन एम था वो यहां तक समझ आता है। देखिए उन्होंने कहा कि न्यूट्रिशन या तो खुराक को हासिल करना है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुराक बना नहीं सकते वो दूसरों से हासिल करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड नहीं बना सकते दूसरों से लेते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद खुराक नहीं बना सकते, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं। इनमें आ जाते हैं तमाम एनिमल्स, तमाम फंजाई, प्रोटोजोन्स और कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। जबकि न्यूट्रिशन में हमने ये बात भी की कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो खुराक बनाने के प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उसमें आ जाते हैं तमाम प्लांट्स, तमाम एल्गी और कुछ बैक्टीरिया। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों के अंदर मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिनरल बेसिकली क्या है? मादनियात के लिए यूज की जाती है टर्म, और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स जो पौधों को चाहिए। हम पौधों की बात कर रहे हैं, पौधों की बात कर रहे हैं। देखते हैं, कहता है कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी दो कैटेगरीज बना देता है। एक को कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक को कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का लफ्ज है स्मॉल से निकला, जबकि मैक्रो का लफ्ज निकला है लार्ज से। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं जो प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। मैक्रो का लफ्जी मतलब लार्ज से निकला है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को ज्यादा मिकदार में चाहिए उन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जबकि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो थोड़ी मिकदार में चाहिए उन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का लफ्जी मतलब है स्मॉल से निकला, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ज्यादा क्वांटिटी में जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनमें मोस्ट पॉपुलर है कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है, पोटाशियम आ जाएगा एंड सो ऑन। हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो
कम मिकदार में चाहिए, जैसा कि आयरन, कॉपर, जिंक, निकल और भी बहुत सारे हैं जो लिटिल क्वांटिटी में चाहिए, बट हम आपके लेवल पर ही रहेंगे और इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर हैं उनकी दो कैटेगरीज बना दी गई हैं। एक को कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक को कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब है लार्ज, ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए उन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसा कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम। माइक्रो का लफ्जी मतलब स्मॉल से निकला है, ऐसे न्यूट्रिएंट जो कम मिकदार में चाहिए प्लांट्स को उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया आयरन, कॉपर, जिंक, निकल। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फास्फोरस। फास्फोरस को हम कैपिटल पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्लांट की लाइफ में इसका क्या रोल है? सबसे पहले तो हम यहां टर्म यूज करते हैं, ये किस चीज का कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट है एटीपी का। उसके अलावा ये कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड का। उसके अलावा ये किस चीज का कंपोनेंट है? कोएंजाइम। ये इन्वॉल्व होता है इसके अलावा सीड जर्मिनेशन में, फोटोसिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। फास्फोरस जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो ये एटीपी का कंपोनेंट है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उसमें एक राइबोज शुगर होता है और वो एक इस तरह के स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जिसे कहते हैं एडिनिन, और उसके साथ यहां पर फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं। ये क्या है? राइबोज शुगर है और ये क्या है? एडिनिन है। एडिनिन, एडिनोसिन, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनिन एक नाइट्रोजिनस बेस है जो एक 5 कार्बन वाले शुगर से अटैच होता है, जो कि मजीद 3 फॉस्फेट से अटैच होता है। ये जो फॉस्फेट्स ग्रुप्स हैं इनमें फास्फोरस होता है। और हमने कहा कि एटीपी में फास्फोरस यूज होता है, कंपोनेंट है, एटीपी का हिस्सा है फास्फोरस। तो यहां पर आपको पी नजर आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है इस फास्फोरस को। यही तो वो बॉन्ड्स हैं जो टूटते हैं और एनर्जी देते हैं। ये वाले बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी देते हैं। तो फास्फोरस एटीपी का कंपोनेंट है, हिस्सा है। न्यूक्लिक एसिड का कैसे कंपोनेंट है? देखें, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन फर्क उसमें सिर्फ इतना होता है कि उसमें एक 5 कार्बन वाले शुगर के साथ एक बेस अटैच होती है, जिस बेस ने एक और बेस के साथ बॉन्डिंग कर रखी होती है, और साथ में उसके साथ भी फॉस्फेट बॉन्ड्स अटैच होते हैं। ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड्स अटैच होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ये भी एक बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है अगर हम गौर से देखें तो। इसमें भी आपको पी नजर आ रहा है, जो कि ये साबित कर रहा है कि फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी यूटिलाइज हो रहा है। उसके बाद यहाँ टर्म यूज हुई है कोएंजाइम। को कहते हैं हेल्पर। हेल्पर के लिए टर्म यूज की जाती है को, साथी। कोएंजाइम जो है वो एंजाइम के साथ लगा एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई एंजाइम है, तो उसका एक हिस्सा जो होगा वो क्या होगा? वो कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर क्या है? इसके आगे एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं कोएंजाइम। कोफैक्टर क्या है?
देखें ये सारा जो एंजाइम होता है वो बना होता है प्रोटीन से, लेकिन एंजाइम का एक हिस्सा नॉन प्रोटीन होता है, प्रोटीन से नहीं बना होता, उस हिस्से को कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर क्या है, ये एक एंजाइम दिखाने की कोशिश की जा रही है जिसका एक हिस्सा नॉन प्रोटीन है। यहां मैं लिख देती हूं नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। इस कोफैक्टर की आगे कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें से एक को कहते हैं कोएंजाइम। अगर तो ये जो कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, अगर ये लूजली अटैच्ड होगा, पहली बात कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये कोई चीज भी हो सकती है। ठीक है, प्रोटीन के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो कोएंजाइम कोफैक्टर का आगे कैटेगरी है जिसके मुताबिक ये वो ऑर्गेनिक पार्ट है जो कि लूजली अटैच है, यहां से ढीला अटैच है। तो वो कहता है इसमें भी फास्फोरस जो होता है वो यूज होता है, वो इसका हिस्सा है। सीड जर्मिनेशन, जब हम बीज को जमीन में उगाने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है उसके अंदर एक नन्हा पौधा होता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। जब हम इसे जमीन में उगाते हैं तो ये जो इसका सीड कोट है ये टूटता है, तो ये नन्हा पौधा बाहर को निकल के तना और नीचे को निकल के रूट्स बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सीड जर्मिनेशन। इस मरहले में भी फास्फोरस यूज होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये फास्फोरस कहाँ से आता है, तो हम खादें जो देते हैं उसमें ये चीजें होती हैं। ठीक है, आप अगर कभी आपका अगर किसी गांव में चक्कर लगाने का कभी बने तो आप देखेंगे कि वहां पर हर सीजन की खादें होती हैं कि बीज को निकलने के लिए फलां काम करना है, हमने स्प्रे कर रहे हैं, हम लोग खादें दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनमें ये कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपोनेंट क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है कि सीड की जर्मिनेशन करा रहा है। बीज का ये ऊपर वाला जो कोट है ये टूटेगा तो एम्ब्रियो बाहर निकलेगा ना। इसको टूटने के लिए क्या चाहिए, फास्फोरस चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए ये जरूरी है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में जो पहला प्रोसेस था वो था लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन जब होता है तो उस दौरान एटीपी बनते हैं, हमें भी पता है। एटीपी कैसे बनता है, सेल के अंदर एडीपी पड़ा हो और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़ा हो तो ये दोनों मिलकर बना देते हैं एटीपी। अगर ये वाली चीज सेल में ना हो तो एटीपी कैसे बनेगा, अगर एटीपी नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन के पास कैसे जाएगा, अगर डार्क रिएक्शन के पास नहीं जाएगा तो फूड कैसे बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए फास्फोरस का होना भी जरूरी है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो मैं लिख रही होती हूं प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। देखें ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, जो मैंने यहां पर बना के दिखाया, ये दरअसल क्या है, न्यूक्लिक एसिड को डीएनए भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बेसिकली दो टाइप्स हैं, डीएनए, आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ये जो डीएनए होता है ना इसमें इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए है। तो देखिए फास्फोरस नहीं होगा तो न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा, जब न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, जब इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो प्रोटीन कैसे बनेगी। समझ आ रही है आपको ये बात। फास्फोरस जो है वो क्या क्या मकासद के लिए प्लांट में रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहली बात कि ये एटीपी का कंपोनेंट है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में फास्फोरस पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड यहां पे आपको नजर आ रहा है, इसमें भी फास्फोरस पाया जाता है। कोएंजाइम, एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि लूजली अटैच होता है उस हिस्से में भी फास्फोरस पाया जाता है। सीड जर्मिनेशन के लिए भी फास्फोरस चाहिए, सीड को ग्रो करवाने के लिए, ताकि एक बीज को उगाएं तो उससे पूरा पौधा बन जाए, उसके लिए भी हमें फास्फोरस चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए जो फर्स्ट स्टेप है लाइट रिएक्शन, उसमें हमें एटीपी बनाने हैं और आपको पता है कि एटीपी बनाने के लिए सेल में फास्फोरस का होना जरूरी है। फॉस्फेट होगा तो वो एडीपी से जुड़ेगा और एटीपी बनाएगा, लिहाजा फोटोसिंथेसिस भी फास्फोरस पर डिपेंड कर रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के लिए
हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में होती है, और डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड का डीएनए और आरएनए, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। हमारी बॉडी में जितनी प्रोटीन बननी है वो यहां से इंफॉर्मेशन आती है। जब डीएनए बनाने के लिए हमें फास्फोरस चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोटीन डीएनए पे डिपेंड कर रही है, डीएनए फास्फोरस पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पोटेशियम। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। कंट्रोल्स वाटर लॉस। सबसे पहली बात, ये स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को कैसे रेगुलेट करता है? देखें, ये है स्टोमेटा। रात के टाइम, नाइट के टाइम क्या होता है और डे के टाइम क्या होता है? अगर आप गौर से देखें, दिन में क्या होता है? पोटेशियम अंदर जाता है और साथ में जाता है वाटर। पोटेशियम और वाटर अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से ये फूल जाता है। फूलने की वजह से सेंटर में एक सुराख बन जाता है जहां से गैसेस का तबादला होता है। ठीक है, वाटर वेपर्स आते जाते हैं। रात के टाइम क्या होता है कि ये जो पोटेशियम है, रात के टाइम ये पोटेशियम बाहर निकल आता है और इसके साथ वाटर भी बाहर निकल आता है। जब ये पोटेशियम और वाटर दोनों बाहर निकल आते हैं तो उस दौरान स्टोमेटा बंद हो जाता है। दिन के टाइम जब ये पोटेशियम अंदर जाता है गार्ड सेल्स में और पानी भी साथ इसके अंदर जाता है तो ये स्टोमेटा फूल जाते हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि ये पोटेशियम ही कंट्रोल कर रहा है दरअसल स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के मरहले को। इसके अलावा ये वाटर लॉस से भी बचाता है। कैसे वाटर लॉस से? जब देखें ये बंद हो जाएगा तो यहां सेंटर वाला गैप बंद हो गया तो इवेपोरेशन कम से कम होगी, बुखारात कम से कम बनेंगे, पानी के लॉस से बचा जा सकता है। तो हमने पोटेशियम में पढ़ा कि पोटेशियम जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के मरहले को कंट्रोल कर रहा है और साथ में पानी के ज़ाया होने को भी कंट्रोल कर रहा है, कम कर रहा है। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। कैल्शियम क्या कर रहा होता है प्लांट्स के अंदर? सबसे पहले तो ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है। नंबर 2, ये क्या करता है? ये सेल्स में वाटर मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 3, ये क्या काम कर रहा होता है? कंपोनेंट है सेल वॉल का। ये सेल वॉल का कंपोनेंट है। सबसे पहले एंजाइम को एक्टिवेट कैसे करता है? देखें, कैल्शियम जो होता है वो क्या करता है? एंजाइम को काम करने के लिए स्टार्टर के तौर पे एक्ट करता है। एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन इन नेचर होती हैं सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी के ये कैटलिस्ट हैं, ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम चाहिए जो कि हम दूध के जरिए से ले रहे होते हैं, लेकिन प्लांट्स ये मिनरल्स सॉइल से ले रहे होते हैं। इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट्स इन सेल्स, पानी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। देखिए, हमें पता है कि जो हमारे जाइलम टिश्यूज हैं वो वाटर को ऊपर लेके जाते हैं पत्तों के पास। ठीक है, तो ये जो जाइलम सेल्स होते हैं, इनके जो सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होता है, लेट्स सपोज के ये हमारे पास सेल है और ये उसका वैक्यूल है। इस वैक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस को प्रमोट करता है, जिसे कहते हैं एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या है कि पानी यहां से यूं चढ़ेगा और सेल के अंदर जाए बगैर यहां से
दूसरे सेल के साथ से यूं करके ऊपर जाता जाएगा, सेल्स के अंदर नहीं जाएगा बल्कि सेल से ऊपर चढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से कैल्शियम जो है वो पानी की अपवर्ड मूवमेंट को भी प्रमोट कर रहा है। कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का ये कंपोनेंट है, सेल वॉल का कंपोनेंट है। आपको पता है कि सेल वॉल क्या है? सेल वॉल प्लांट्स की आउटर हार्ड कवरिंग है जिसके अंदर उनकी सेल मेम्ब्रेन पड़ी हुई होती है। जो आउटर हार्ड कवरिंग होती है इन केस ऑफ प्लांट्स, इसे सेल वॉल कहते हैं और ये ज्यादातर कैल्शियम से बनी होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है सल्फर। इसका क्या काम है? ये कंपोनेंट है। ये किस चीज का कंपोनेंट है? ये किस चीज का हिस्सा है? ये प्रोटीन का हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए प्रोटीन जो है वो किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से बनते हैं। और अमाइनो एसिड जो होते हैं हम अमाइनो एसिड्स को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। अमाइनो एसिड बेसिकली क्या होते हैं? ये जो होते हैं इनमें 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। तो प्रोटीन बेसिकली क्या है? प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है और अमाइनो एसिड्स में सल्फर जुड़ा होता है। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स जो होते हैं ये कंपाउंड्स हैं जो हमें भी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, लेकिन ये कम क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं प्रोवाइड होते तो इसके केसेस में, इसकी कमी में भी बीमारियां हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और ज्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंजाइम्स का मैं पहले भी बता चुके हैं। एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ये कैटलिस्ट होते हैं, ये रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं, लेकिन ये यूटिलाइज नहीं होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। होप सो कि आपको यहां तक का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। हमारा टॉपिक रह गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।